पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे मोमेंटम के बारे में। डेफिनेशन दिया था मोमेंटम का। मोमेंटम का डेफिनेशन था मास इनटू वेलोसिटी। और हमने यह भी बात कर ली थी पिछले वीडियो में कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका एक डायरेक्शन भी होगा, एंड इसको डिनोट करते हैं हम लोग लेटर पी से। ऊपर में एरो लगा देते हैं यह दिखाने के लिए कि मोमेंटम है, सॉरी वेक्टर है। पी से पता चलता है मोमेंटम है, एरो से पता चलता है कि यह एक वेक्टर है। यह किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है ये। एंड वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, इसलिए वेलोसिटी के ऊपर एरो लगा दिया गया है। मतलब मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा? वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम मिल जाएगा। तो हमने 3-4 एग्जाम्पल देखे थे। एक स्मॉल कार, छोटी कार है, एक बहुत भारी ट्रक है। दोनों को मूव करने में एनर्जी किस में ज्यादा लगती है? जिसका वजन ज्यादा होता है, जिसका मास ज्यादा होता है, उसको चलाने में एनर्जी ज्यादा लगती है। दो स्टोन एक बिल्डिंग से गिराए जाते हैं तो जमीन पर चोट या किसी आदमी को चोट किस स्टोन से ज्यादा लगेगी? ऑफ कोर्स जिसका वजन ज्यादा है उससे ज्यादा चोट लगेगी, है ना। बुलेट बुलेट का वजन बहुत कम लगता है लेकिन उससे आदमी मर सकता है, बहुत ज्यादा इंजरी होता है उससे। क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। कहीं ना कहीं हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोमेंटम जो है ये उसके अंदर जो फोर्स अप्लाई कर सकता है ऑब्जेक्ट, उससे रिलेटेड है ना। मोमेंटम फोर्स से रिलेटेड है। हम लोग कहां से बात स्टार्ट किए थे? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने बात की थी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने बताया था कि यदि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है तो कहीं ना कहीं फोर्स लगना है। यही यदि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, यदि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है, यदि कहीं भी एक्सेलरेशन देखा जा रहा है तो मतलब कोई ना कोई फोर्स होगा। एंड इस लॉ में, सेकंड लॉ में, हम लोग उस फोर्स को डेराइव निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। फर्स्ट लॉ में तो सिर्फ बोल दिया था कि फोर्स होगा, कितना होगा, नहीं होगा, यह सब कुछ नहीं बताया था, डायरेक्शन भी नहीं बताया था। इस वीडियो में हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का डायरेक्शन। तो हम लोग मोमेंटम से देख रहे हैं, जैसे जैसे मोमेंटम चेंज होता है वैसे फोर्स बदल रहा है। जैसे लास्ट वीडियो में देखा था कि क्रिकेटर कैच करता है बॉल को तो हाथ को पीछे लाता है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम धीरे धीरे चेंज हो, मोमेंटम में सडनली ज्यादा चेंज नहीं हो। सडनली चेंज नहीं होगा तो चोट कम लगेगी, फोर्स कम लगेगी, फोर्स कम लगेगा। चारों एग्जाम्पल से हम लोग यही देख रहे हैं कि यदि मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम ज्यादा होगा, यदि वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम ज्यादा होगा, एंड मोमेंटम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। मोमेंटम फोर्स से रिलेटेड है। तो कैसे रिलेटेड है यही न्यूटन अंकल ने बताया था सेकेंड लॉ में। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। देखो इसको मैं अंडरलाइन करता हूं। Rate of change of momentum is directly proportional to what? To the applied force. Rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, and it takes place in the direction in which the force acts. मोमेंटम में चेंज किस डायरेक्शन में होता है? मोमेंटम में चेंज किस डायरेक्शन में होता है? इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। जिधर फोर्स होगा मोमेंटम में चेंज उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आएगा। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है तो अभी आगे और क्लियर हो जाएगा। हमने क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या हुआ? मोमेंटम जो पी था उसमें चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी दैट इज इक्वल टू P2 माइनस P1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये करेंगे तो चेंज निकल जाएगा मोमेंटम में, और यह चेंज कितनी देर में हो रहा है, कितनी देर में चेंज हो रहा है, इसको डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी अगर कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? फोर्स। सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी,
एंड फोर्स जो है इससे प्रोपोर्शनल है, फोर्स इससे प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी जितना कम होगा फोर्स उतना कम होगा। तो ये प्रोपोर्शनल की बात है, मतलब दोनों को इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये हम लोग का एक्चुअल सेकेंड लॉ है। फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी, यही है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हमने फोर्स को मेजर कर लिया है। फोर्स को कैसे मेजर किया है? फोर्स को मेजर करने के लिए हमें क्या मेजर करना होगा? मोमेंटम को मेजर करना होगा, वो एंड देन चेंज इन मोमेंटम मेजर करना होगा। अगर मोमेंटम में चेंज नहीं है, इसका मतलब क्या है? मोमेंटम में चेंज नहीं है मतलब m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट है। मास तो कभी नहीं बदल सकता है, मास हमेशा फिक्स होता है, वेलोसिटी भी फिक्स है। वेलोसिटी भी फिक्स है। अगर मास एंड वेलोसिटी दोनों फिक्स्ड हैं तो इसका मतलब है कि P इक्वल टू जीरो। P जैसे ही जीरो हुआ तो ये सब कुछ जीरो हो गया, फोर्स इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट लॉ यहां से भी निकल जाता है, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ में भी छुपा हुआ है। और अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो तो मोमेंटम में भी कुछ चेंज होगा। डेल्टा पी निकाल सकते हैं हम लोग। डेल्टा पी को जब डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाता है? फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड। ओके, तो यही हमारा फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी, या डीपी डिवाइड बाय डीटी। ये वेक्टर फॉर्म है। ये फॉर्मूला हम लोग का क्या है? वेक्टर फॉर्म में है, सॉरी कैलकुलस में है। यह फॉर्मूला कैलकुलस में है। जितना छोटा इंटरवल dt को जितना छोटा लेंगे, dt जितना छोटा लेंगे फोर्स उतना एग्जैक्ट आएगा। dt जितना बड़ा लेंगे फोर्स उतना अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में, देख चुके हैं। यस, तो अब देखो dp डिवाइड बाय dt हम लोग को कैलकुलेट करना है, या dp डिवाइड बाय dt के पहले ये डेल्टा p डिवाइड बाय डेल्टा t कैलकुलेट करते हैं। क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू k टाइम्स डेल्टा p डिवाइड बाय डेल्टा t होता है। एंड डेल्टा p कितना होता है? मास इंटू वेलोसिटी 2 माइनस मास इंटू वेलोसिटी 1 डिवाइड बाय डेल्टा t। ठीक है, तो मास तो दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, k टाइम्स मास इंटू v2 माइनस v1 डिवाइड बाय डेल्टा t। v2 माइनस v1 डिवाइड बाय डेल्टा t कितना होता है? एक्सेलरेशन के बराबर होता है। v2 माइनस v1 डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, क्या आता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू k टाइम्स मास इंटू एक्सेलरेशन। ये तो हमने निकाल दिया इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। अब कैलकुलस से भी अगर सेम चीज को निकालना हो तो dp डिवाइड बाय dt करना है, मतलब d डिवाइड बाय dt मास इंटू वेलोसिटी, d डिवाइड बाय dt मास इंटू वेलोसिटी, एंड मास तो एक कांस्टेंट है। मास तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट एक मल्टीप्लाइड रहेगा तो ये बाहर आ जाता है, डिफरेंशिएशन से ये बाहर आ जाता है। एंड dv डिवाइड बाय dt कितना होता है? dv डिवाइड बाय dt किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो फिर से हम लोग को मिल गया मास इंटू एक्सेलरेशन। dp डिवाइड बाय dt कितना आया? मास इंटू एक्सेलरेशन। चाहे वो इस फॉर्मूला से निकालो, डेल्टा पी वाले फॉर्मूला से निकालो, या डीपी वाले फॉर्मूला से निकालो, आंसर तो वही आना है। तो फाइनली हम लोग का सेकेंड लॉ यही है, फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एंड यू नो व्हाट, एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि यहां पे के की वैल्यू 1 आती है, के की वैल्यू 1 आती है तो फोर्स को सीधा सीधा मास इंटू एक्सेलरेशन ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वेक्टर के फॉर्म में है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन सीधा। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 है, इसलिए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सिर्फ मास और एक्सेलरेशन, इस के का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम लोग का सेकेंड लॉ है, बहुत ही आसान सा लॉ है। लॉ क्या बोलता है? न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है?
force applied on a body is equal to mass into acceleration produced in the body। बस यही सेकंड लॉ है। इतनी सारी कहानी जो बताए, इन सब कहानी का कंक्लूजन एक छोटा सा इक्वेशन आया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यदि फोर्स पता है तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, यदि एक्सेलरेशन पता है तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले इसको, यदि मान लो एक पत्थर को एक रस्सी में बांध करके ऐसे सर्कल में घुमाया जाए, सर्कल में घुमाया जाए एंड कुछ इस तरीके से घुमाया जाए कि वेलोसिटी इज फिक्स्ड, v इज कांस्टेंट। v मतलब स्पीड, यहाँ पे वेलोसिटी का तो डायरेक्शन हर बार चेंज होता रहेगा, वेलोसिटी का तो डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, स्पीड फिक्स्ड रहेगा। स्पीड इज फिक्स्ड, या v के जगह मैं स्पीड लिखता हूं। Speed is fixed, velocity is changing. Velocity is changing. Velocity is changing मतलब डेल्टा p is there, डेल्टा p is greater than 0 के बराबर तो नहीं हो सकता है डेल्टा p। ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो, वो डायरेक्शन के ऊपर होगा, डायरेक्शन से हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है अभी। मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं कि डेल्टा p एग्जिस्ट करेगा, डेल्टा p एग्जिस्ट करेगा मतलब फोर्स भी आ रहा है कहीं ना कहीं, फोर्स इज ऑल्सो देयर, ग्रेटर देन 0 फोर्स है, फोर्स भी कहीं से लग रहा है। ये फोर्स कहां से आता है? ये स्टोन यहाँ पे घूम रहा है, जब ये स्टोन यहाँ पे सर्कल में जब घूम रहा है तो उस पर कौन फोर्स लगा रहा है? द स्ट्रिंग इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द स्टोन, एंड किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है स्ट्रिंग? टूवर्ड्स द सेंटर। हाथ खींचना पड़ता है, स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींचना पड़ता है ना, यूं घुमाते हैं जब हम लोग किसी चीज को, अपनी तरफ खींचना पड़ता है उसको, स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग में बंधे हुए स्टोन को अपनी तरफ खींचना पड़ता है टूवर्ड्स द सेंटर, फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर लगता है। तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि एक्सेलरेशन का भी यही डायरेक्शन होता है। एक्सेलरेशन इसमें कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। सर्कुलर मोशन में ही होता है ना, यदि फिक्स्ड स्पीड फिक्स्ड हो तो वेल एक्सेलरेशन क्या होता है? वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, या ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। इसका डायरेक्शन क्या होता है? टूवर्ड्स द सेंटर, एंड फोर्स भी किधर लगाते हैं हम लोग? टूवर्ड्स द सेंटर। न्यूटन सेकंड लॉ यहां पर भी एकदम सटीक बैठता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है न्यूटन सेकंड लॉ का। नाउ वी कम टू द कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन, हमने फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ये तो बोल दिया, या डी पी डिवाइड बाय डी टी भी बोल दिया। वेक्टर्स हैं सारे, फोर्स भी वेक्टर है एंड मोमेंटम भी एक वेक्टर है। तो वेक्टर्स के केस में हमने बात की थी कि इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं, कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। तीनों कंपोनेंट में अलग अलग अगर उसी लॉ को लगा दिया जाए, उसी इक्वेशन को लगा दिया जाए, जैसा कि हम लोग स्पीड वाले केस में कर चुके हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन जैसे अप्लाई कर चुके हैं, सिमिलरली फोर्स के लिए भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यदि x डायरेक्शन में फोर्स निकालना है, फोर्स इन x डायरेक्शन, दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन द x डायरेक्शन, px। मोमेंटम का x कंपोनेंट लेना है, एंड मोमेंटम का x कंपोनेंट लेना है मतलब एक्सेलरेशन का भी x कंपोनेंट आ जाएगा। तो फोर्स इन x डायरेक्शन, सीधा सीधा हम लोग को क्या मिलता है? फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। फोर्स का y कंपोनेंट अगर निकाल देते हैं तो क्या आएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट, एंड फोर्स इन z डायरेक्शन या z कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का z कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो, तीन अलग अलग इक्वेशंस आएंगे, तीन इक्वेशन से हम लोग का सारा काम है ना। जो भी कंफ्यूजन था इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? dp डिवाइड बाई dt, dp डिवाइड बाई dt है, अब ये वेक्टर है, इसका x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, z कंपोनेंट है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इस काम को बहुत आसानी से किया जा सकता है। x कंपोनेंट को अलग से निकालना है, y कंपोनेंट को अलग से निकालना है, z कंपोनेंट को अलग से निकालना है, एंड यदि नेट एक्सेलरेशन फिर से निकालने की जरूरत पड़ जाए, एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू ax टाइम्स i कैप प्लस ay टाइम्स j कैप प्लस az टाइम्स
ठीक है। नेट फोर्स अगर निकालना है तो फोर्स क्या आएगा, फोर्स का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस फोर्स का वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस फोर्स का जेड कंपोनेंट के कैप। ठीक है, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन क्या है, सेकेंड लॉ से भी हमें मिल रहा है इफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो विच इज इक्वल टू द फर्स्ट लॉ। फोर्स इज इक्वल टू जीरो मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। दूसरा क्या है, तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग निकाल सकते हैं हम लोग इस तरह से बहुत ही आसानी से। एंड तीसरी बात क्या है, सिंगल पॉइंट पार्टिकल की हम लोग बात करते हैं। अभी तक हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, जो भी अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो चैप्टर 1-2 रहा था या ये रहा था, हम लोग हमेशा पॉइंट पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट पार्टिकल नहीं ट्रीट करेंगे तो बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जो कि हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान करके काम करें। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। A bullet of mass 0.04 kg moving with the speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after the distance of 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? फोर्स निकालना है हम लोग को, फोर्स निकालना है। फोर्स कैसे निकालते सकते हैं, फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब एक्सेलरेशन कहां से आएगा, हमें स्पीड दिया है, इनिशियल स्पीड दिया है, स्टॉप्ड आफ्टर द डिस्टेंस, फाइनल स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है। मतलब क्या दिया है, इनिशियल स्पीड v1 इज इक्वल टू 90 मीटर पर सेकेंड, v2 फाइनल स्पीड इज इक्वल टू 0 एंड ये कितने डिस्टेंस में यह सब कुछ हो जाता है, 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस में इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना है, 0.6 मीटर्स। अब 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 सेकेंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू 90 स्क्वायर कितना होता है 8100 प्लस 2 इंटू ए निकालना है, एस हम लोग का 0.6 है। ए की वैल्यू क्या आई 8100 डिवाइड बाई 1.2, डेसिमल हटा दो, एक जीरो और आ जाएगा, अब कैंसिल करा दो। 12 6 72, 9 बच गया, 12 7 84, 6 बच गया, 5 0, 6750 मीटर पर सेकेंड। एक माइनस साइन कहा गया, नेगेटिव, रिटार्डेशन हो रहा है, -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स कहां से आएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 0.04 इंटू 6750, नेगेटिव साइन रहेगा एक सब जगह, माइनस कितना होगा, ये जीरो यहां आ जाएगा, 5 4 20, 728 एंड 2 30, 270, यही होगा ना, डेसिमल कहां पे जाएगा, 67 इंटू 4, यस 270 न्यूटन्स का रेजिस्टिव फोर्स लगाता है वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 270 न्यूटन्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन, या रेसिस्टिव फोर्स, फोर्स हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लें क्या, force on a particle of mass 10 gram is given by this. If it starts from rest, what will be its position in time t is equal to 5 seconds? कैसे निकालेंगे पोजीशन, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन कहां से निकलता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास, बस बहुत सिंपल है, 10i प्लस 5j डिवाइड बाय मास, ग्राम में नहीं रखना है, किलोग्राम में रखना है, यानी कि 0.01 kg, जो क्या आ जाएगा 1000 आई कैप प्लस 500 जे कैप, ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब एक्स एस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन,
क्या होगा, u प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम, ए एक्स इंटू टाइम, जो कितना हो जाएगा, u जीरो हो जाएगा। ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्वेश्चन में दिया है u जीरो है, एक्सेलरेशन इंटू टाइम ये कितना हो जाएगा 5000 मीटर्स, एंड डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 2500 मीटर्स। तो पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, 5000 आई कैप प्लस 2500 जे कैप, यूनिट इसका क्या आएगा, मीटर। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे।